कहानी की शुरुआत होती है अंतरिक्ष में तैरते हुए एक विशाल स्पेस स्टेशन को दिखाते हुए। इस पूरे सिस्टम का मालिक था डॉक्टर सुलिवन। डॉक्टर सुलिवन का अगला और सबसे बड़ा मकसद था मंगल ग्रह को इंसानों के रहने लायक बनाना, ताकि भविष्य में इंसान वहां बस सके। कुछ न्यूज रिपोर्टर्स डॉक्टर सुलिवन से मिलने के लिए आती हैं। डॉक्टर उन्हें अपनी रिसर्च दिखाता है और कहता है, जो पेड़ आप लोग यहाँ देख रहे हो, ये सब मंगल ग्रह से लाई गई मिट्टी में उगाए गए हैं। धरती की मिट्टी इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि उसमें एक भी पेड़ उगाना लगभग नामुमकिन है। फिर डॉक्टर आगे कहता है, हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि हम मंगल ग्रह को बिल्कुल धरती की तरह बना सकते हैं। तब वहीं मौजूद एक न्यूज रिपोर्टर डॉक्टर से सवाल करती है, आपके पास इतनी दौलत है, इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी है, तो आप मंगल को रहने लायक बनाने पर इतना जोर क्यों दे रहे हो? धरती पर अभी भी करोड़ों लोग जिंदा हैं। आप चाहो तो इसी टेक्नोलॉजी की मदद से धरती को फिर से हरा भरा बना सकते हो, बिल्कुल पहले जैसा। फिर आप धरती के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे? ये बात सुनते ही डॉक्टर सुलिवन के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगता है। उसका असली इरादा कभी भी धरती को ठीक करना नहीं था। वो सिर्फ मंगल ग्रह को इंसानों के रहने लायक बनाना चाहता था। धरती पर रहने वाले गरीब लोग, उनका दर्द और उनकी जिंदगी डॉक्टर सुलिवन के लिए कोई मायने नहीं रखती थी। लेकिन फिर भी डॉक्टर अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और न्यूज रिपोर्टर के सवाल का जवाब बिल्कुल शांत और सामान्य आवाज में देता है। इसके बाद हम देखते हैं एक स्पेसशिप गोली की रफ्तार से अंतरिक्ष के अंदर भाग रही होती है। उस स्पेसशिप को पकड़ने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे स्पेस यान उसके पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में एक ही नियम चलता है, जो भी ज्यादा स्पेस जंक या भागी हुई स्पेसशिप पकड़कर फैक्ट्री में जमा करेगा, उसे बदले में बहुत सारा पैसा मिलेगा। अगर ये लोग इस स्पेसशिप को पकड़ लेते तो आज उनकी एक बड़ी कमाई हो जाती। तभी वहां एक और स्पेसशिप की एंट्री होती है। इस स्पेसशिप पर कोरिया का झंडा लगा होता है। इस स्पेसशिप के अंदर कुल 4 लोग होते हैं, पायलट टेहो, कैप्टन जंग, मजबूत क्रू मेंबर टाइगर पार्क और एक रोबोट बब्स। अचानक रोबोट बब्स बहुत तेजी से एक हुक भागती हुई स्पेसशिप की तरफ फेंकता है। हुक जाकर उस स्पेसशिप को मजबूती से पकड़ लेता है। इसके बाद ये चारों मिलकर उस स्पेसशिप को बाकी लोगों से छुड़ा लेते हैं और जैसे तैसे करके वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी उनके सामने आ जाता है एक बड़ा सा स्पेस एलिवेटर। सब लोग डर जाते हैं कि कहीं उनका स्पेसशिप एलिवेटर से टकरा न जाए। लेकिन यहीं पर टेहो अपनी स्किल दिखाता है। टेहो एक बेहतरीन पायलट होता है। वो स्पेस एलिवेटर के अंदर से बहुत ही आसानी और कंट्रोल के साथ स्पेसशिप को बाहर निकाल लेता है। सब लोग खुशी मनाने लगते हैं, क्योंकि आज लग रहा होता है कि उनकी बड़ी कमाई होने वाली है। लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। तभी उनके सामने एक बड़ा स्पेस स्टेशन आ जाता है। वो लोग जैसे तैसे करके अपने स्पेसशिप को स्पेस स्टेशन से बचाकर निकाल लेते हैं। लेकिन तभी एक और गड़बड़ हो जाती है। उनका स्पेसशिप जाकर एक बड़े एंटेना से टकरा जाता है, जिसके कारण पूरे एरिया का इंटरनेट कनेक्शन टूट जाता है। जब ये लोग पकड़ी हुई स्पेसशिप के पैसे लेने फैक्ट्री में जाते हैं तो फैक्ट्री वाले उन्हें पूरा पैसा देने से मना कर देते हैं। जो थोड़ा बहुत पैसा मिला होता है वो भी वापस ले लिया जाता है, क्योंकि इन लोगों की गलती से स्पेस स्टेशन का एंटेना टूट गया था। इसका नतीजा ये होता है कि आज भी चारों को भूखे पेट सोना पड़ता है। चारों एक जगह बैठकर आपस में डिस्कस करते हैं। वो स्पेसशिप जो उन्होंने पकड़ी होती है, अगर उसके अंदर से कोई कीमती चीज या फिर कोई रेयर और पावरफुल बैटरी मिल जाए तो उसे बेचकर वो लोग थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते थे। जब वो लोग स्पेसशिप को खोलने की कोशिश करते हैं तो शुरू में उन्हें कुछ भी काम का नहीं मिलता। अंदर सब कुछ टूटा फूटा और बेकार पड़ा होता है। तभी उनमें से एक आदमी स्पेसशिप का एक और गेट खोलता है। अचानक अंदर से सफेद रंग का एक बैलून बाहर निकलता है। पहले तो उन्हें लगता है ये भी किसी काम का नहीं होगा, लेकिन जब वो बैलून को ध्यान से देखते हैं तो उसके अंदर एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है। वो लोग उस बच्ची को लेकर स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। वो कहते हैं, लड़की देखने में काफी खूबसूरत है, जरूर इसके माँ बाप बहुत पैसे वाले होंगे। अगर हम इस लड़की को उसके माँ बाप तक पहुंचा दें तो बदले में हम बहुत सारा पैसा ले सकते हैं। इसके बाद वो लोग लड़की से पूछते हैं, तुम्हारे मम्मी डैडी कौन है? लड़की शांत आवाज में जवाब देती है, मेरा कोई मम्मी डैडी नहीं है। ये बात सुनते ही सब लोग फिर से उदास हो जाते हैं। तभी टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है। न्यूज में बताया जाता है कि ये छोटी लड़की असल में एक हाइड्रोजन बम है। ये लड़की किसी भी भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाकर खुद ब खुद ब्लास्ट हो सकती है। अगर किसी के पास ये लड़की हो तो तुरंत अथॉरिटीज को सूचित करें। जैसे ही ये खबर चलती है पूरे एरिया में अफरा तफरी मच जाती है। वह लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। अगर वो छोटी लड़की किसी के पास भी चली जाती तो बहुत ज्यादा डर जाते। टेहो हाथ जोड़कर कहते, प्लीज हमसे दूर चली जाओ, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है। उस छोटी लड़की के पास एक बैग होता है। जब वो बैग खोला जाता है तो उसके अंदर एक मोबाइल फोन और कुछ किताबें मिलती हैं। मोबाइल चेक करने पर पता चलता है कि उसमें सिर्फ एक ही आदमी के बहुत सारे मिस्ड कॉल्स आए हुए हैं। टेहो ध्यान देता है जिस नाम से बार बार मिस्ड कॉल आया है उसी आदमी का नाम उन किताबों में भी लिखा हुआ होता है। लेकिन ये लोग उस नंबर पर डायरेक्टली कॉल नहीं करना चाहते। उन्हें डर होता है कि अगर कॉल किया तो कोई उन्हें ट्रैक कर सकता है। तभी उन्हें याद आता है जब वो लोग स्पेसशिप को पकड़ने गए थे तब उनके पीछे एक और स्पेसशिप था जो ब्लैक फॉक्स का था। वो लोग अंदाजा लगाते हैं कि ब्लैक फॉक्स भी इस लड़की को पकड़ना चाहता होगा, इसलिए ये लोग ब्लैक फॉक्स को ही कॉल करने का फैसला करते हैं। वीडियो कॉल पर पहले वो छोटी लड़की का वीडियो दिखाते हैं
और कहते हैं अगर तुम्हें ये लड़की चाहिए तो बदले में हमें $1 मिलियन चाहिए। उधर से जवाब आता है लड़की हमें दे दो, बदले में हम तुम्हें $2 मिलियन देंगे। ये बात सुनते ही चारों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उधर स्पेसशिप के अंदर हम एक अजीब सा सीन देखते हैं। उस छोटी लड़की की आंखें नीले रंग में चमकने लगती हैं। वो अपने सामने रखे एक मरे हुए पेड़ पर हाथ रखती है और कुछ ही पल में वो पेड़ जिंदा हो जाता है। इसके बाद टाइगर देखता है कि वो छोटी लड़की एक पेंटिंग बना रही है। टाइगर बोलता है तुम बहुत खराब पेंटिंग बनाती हो। लड़की शांति से कहती है ये डायनासोर की पेंटिंग है। तब टाइगर उसे बताता है कि असली डायनासोर कैसा होता है और उसे कुछ पिक्चर्स दिखाता है। इसके बाद वो लड़की टाइगर को एक स्केच दिखाती है जो उसने खुद बनाया होता है। अपना स्केच देखकर टाइगर थोड़ा भावुक हो जाता है। जब ये लोग ब्लैक फॉक्स के पास जाने की तैयारी कर रहे होते हैं तभी अचानक वहां एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। पुलिस को देखते ही ये लोग जैसे तैसे करके उस छोटी लड़की को छुपा देते हैं। पुलिस ऑफिसर अंदर आते ही उन सब के साथ बहुत बदतमीजी से पेश आता है। ऑफिसर को शक हो जाता है कि अलमारी के पीछे कोई ना कोई छुपा हुआ है। वो अलमारी की तरफ बढ़ने लगता है। तभी टाइगर पुलिस ऑफिसर को कुछ पैसा देकर रिश्वत देने की कोशिश करता है। जैसे ही पुलिस ऑफिसर पैसा लेता है तभी कैप्टन आगे आकर कहता है हमने तुम्हें रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ लिया है। कैप्टन पुलिस ऑफिसर को ब्लैकमेल करता है और कहता है अगर ये बात हमने यूटीएस कंपनी को बता दी तो तुम्हारी नौकरी गई। ये सुनकर पुलिस ऑफिसर बहुत ज्यादा डर जाता है और बिना कुछ बोले जैसे तैसे करके वहां से चला जाता है। जिस चीज का डर था आखिर वही हो जाता है। जब वो लोग ब्लैक फॉक्स के साथ फोन पर बात कर रहे थे उसी वक्त डॉक्टर सलीवन उनकी कॉल ट्रेस कर रहा होता है। असल बात ये थी कि डॉक्टर सलीवन को भी वो छोटी लड़की चाहिए। इसके बाद वो लोग एक क्लब में जाते हैं जहां उन्हें उस छोटी लड़की के बदले पैसा मिलने वाला है। क्लब के अंदर एक आदमी आता है जो मास्क पहने होता है। वो सबसे पहले उन लोगों को पैसों से भरी एक पेटी देता है। जैसे ही वो लोग पैसों की पेटी देखते हैं सब बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन जब वो लोग छोटी बच्ची को देने के लिए बैग खोलकर देखते हैं तो बैग के अंदर वो लड़की होती ही नहीं। तब उनकी नजर जाती है क्लब के फ्लोर पर। वो छोटी लड़की नाचते हुए लोगों के बीच खड़ी थी। वहां मौजूद सब लोग उसे देखकर पहचान जाते हैं और उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं। तभी अचानक सबके स्मार्ट वॉच पर एक मैसेज आता है। मैसेज में बताया गया है ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है, ये एक चलता फिरता हाइड्रोजन बम है जो कभी भी फट सकता है। ये बात सुनते ही क्लब के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां डॉक्टर सिल्वास के आदमी आ जाते हैं। उनका मकसद सिर्फ एक होता है, उस छोटी लड़की को पकड़ना। डॉक्टर के लोग बिना किसी वार्निंग के वहां मौजूद लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इसी बीच एक और अजीब सा मंजर सामने आता है। उस छोटी लड़की की आंखें फिर से नीले रंग में चमकने लगती है। वो अपने चारों तरफ एक अदृश्य शील्ड बना लेती है। इस शील्ड के कारण सारी गोलियां उसी पर लगकर वहीं रुक जाती हैं। पुलिस उन लोगों को पकड़ पाती उससे पहले ही वो लोग जैसे तैसे करके वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रोबोट बब्स उस छोटी लड़की का मेकअप कर रहा होता है। तभी वो लड़की पूछती है अंकल इतने गुस्से वाले और खड़ूस क्यों हैं? बब्स उसे बताता है तुम्हारे अंकल पहले ऐसे नहीं थे। वो पहले यूटीएस में पुलिस ऑफिसर के तौर पर काम करते थे। एक दिन उन्हें ऑर्डर मिलता है कि एक एक्सप्रेस स्पेसशिप गैरकानूनी तरीके से अंतरिक्ष में जा रही है, उसे मार गिराने का। उस ऑर्डर के मुताबिक उन लोगों ने उस स्पेसशिप पर अटैक किया। उस स्पेसशिप के अंदर जितने भी लोग थे सबको गोली चलाकर मार दिया गया। उसी वक्त उन्हें एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो देखते हैं कि उस बच्ची की मां मर चुकी है। तब वो फैसला करते हैं इस बच्ची को अपने साथ ले जाएंगे और धीरे धीरे वो उस बच्ची को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पालने लगते हैं। एक दिन उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी सुन नहीं सकती। जब वो स्पेसशिप पर फायरिंग हो रही थी उस वक्त गोली और ब्लास्ट की आवाज से बच्ची के कान के पर्दे फट चुके थे। ये सच जानने के बाद वो एक बड़ा फैसला लेते हैं। अब वो कभी भी किसी मासूम इंसान को नहीं मारेंगे और गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन फिर एक दिन उन्हें दोबारा ऑर्डर मिलता है एक और स्पेसशिप को मार गिराने का। इस बार वो इस ऑर्डर को मानने से इनकार कर देते हैं। इसी वजह से उन्हें यूटीएस से निकाल दिया जाता है। यूटीएस में उनकी जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन निकाले जाने के बाद धरती पर उनकी जिंदगी बहुत ही बुरे हाल में चली जाती है। एक दिन वो अपनी बेटी के साथ एक जगह बैठकर काम कर रहे होते हैं। वो अपनी बेटी को थोड़ा पैसा देते हैं और कहते हैं जाओ कुछ खाकर आ जाओ। जैसे ही बेटी खाना लेने जाती है उसी जगह पर अचानक एक स्पेसशिप आकर गिर जाता है। इस क्रैश के कारण पूरा एरिया भयानक तरीके से तबाह हो जाता है और तुरंत ही उस एरिया को सील कर दिया जाता है। वहां मौजूद सभी लोग अंतरिक्ष में उछलकर मारे जाते हैं। वो अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को मरते हुए देखते हैं और टूटकर तड़प तड़प कर रोने लगते हैं। उस दिन के बाद से आज तक वो अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार खुद को ही मानते हैं। अपनी बेटी को आखिरी बार देखने के लिए वो एक ऐसी कंपनी के पास जाते हैं जो अंतरिक्ष में तैरती हुई लाशों को वापस लाती है, लेकिन उस कंपनी का चार्ज बहुत ज्यादा होता है। उस वक्त उनके पास इतना पैसा नहीं था। कंपनी उन्हें बताती है
आपके पास 3 साल का वक्त है। अगर 3 साल के अंदर आप पैसा ले आए तो हम आपकी बेटी की बॉडी वापस ले आएंगे, वरना 3 साल बाद आपकी बेटी धरती के ऑर्बिट के बाहर चली जाएगी और हमेशा के लिए गुम हो जाएगी। तब से लेकर आज तक वह सिर्फ एक ही वजह से जिंदा है, पैसा कमाना और अपनी बेटी को आखिरी बार देखना। इसके बाद वो छोटी लड़की सुसु करने के लिए टॉयलेट जाती है। तभी हम देखते हैं उसके पीछे एक अनजान आदमी लाल रंग का ड्रेस पहने हुए चुपके से अंदर घुस जाता है। उधर स्पेसशिप के पास टेहो और टाइगर स्पेसशिप को ठीक कर रहे होते हैं। तभी टाइगर को बच्ची के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत समझ जाती है कि उस छोटी लड़की को कोई किडनैप करके ले जा रहा है। वो बिना वक्त गंवाए दौड़कर उस आदमी के पीछे भागती है। इसी बीच कैप्टन जांग छलांग लगाकर उस आदमी से छोटी लड़की को जैसे तैसे छीन लेता है। तभी वहां और भी कई लोग आ जाते हैं। एक आदमी उसे मारने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसी वक्त टाइगर वहां पहुंच जाती है और जोर से एक मुक्का मारकर उस आदमी को नीचे गिरा देती है। उन लोगों के बीच काफी देर तक जबरदस्त फाइट होती है। आखिरकार उनमें से एक आदमी अपने आप को सरेंडर कर देता है। उसके बाद सच सामने आता है। ये जो लाल कपड़े पहने हुए लोग थे, ये सब ब्लैक फॉक्स है और ये कोई किडनैपर्स नहीं थे। ये लोग भी उस छोटी लड़की को बचाना चाहते थे। वो लोग बताते हैं ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है। बचपन में ये बहुत ज्यादा बीमार रहती थी, ज्यादातर वक्त बेड पर ही पड़ी रहती थी। इस लड़की का पिता नैनोबॉट का साइंटिस्ट था। एक दिन उसने अपनी बेटी के शरीर में नैनोबॉट से भरी एक सीरीज इंजेक्ट की, इस उम्मीद में कि उसकी बेटी ठीक हो जाएगी। और वही होता है, लड़की पूरी तरह ठीक हो जाती है, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी सुपर पावर आ जाती है। वो अपनी शक्ति से किसी भी मरे हुए पेड़ को तुरंत जिंदा कर सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उस पेड़ पर फल फूल भी उसी वक्त उगा सकती है। ये देखकर उसके पिता को एक बड़ी उम्मीद मिलती है कि शायद उसकी बेटी मरी हुई धरती को दोबारा जिंदा कर सकती है। लेकिन ये बात डॉक्टर सलिवन तक भी पहुंच जाती है। डॉक्टर इसीलिए इस लड़की को किडनैप करना चाहता है, ताकि इस लड़की की शक्ति के सहारे मंगल ग्रह पर पेड़ पौधे उगा सके और मंगल को इंसानों के रहने लायक बना सके। उनमें से एक लड़की और भी चौंकाने वाली बात कहती है। स्पेस में जो फैक्ट्री तैर रही है, डॉक्टर ने उस फैक्ट्री के अंदर एक हाइड्रोजन बम फिट कर रखा है और इस हाइड्रोजन बम को सिर्फ ये छोटी लड़की ही एक्टिवेट कर सकती है अपने नैनोबॉट्स की मदद से। अगर हाइड्रोजन बम फट जाता है तो पूरी फैक्ट्री धरती पर आकर गिर जाएगी और धरती पर मौजूद सारे इंसान मारे जाएंगे। धरती पूरी तरह तबाह हो जाएगी। इसीलिए हम लोग इस छोटी लड़की को बचाना चाहते थे। ब्लैक फॉक्स के लोग कहते हैं कि हम लोग फिर से कुछ दिनों के बाद मिलेंगे, तब हम इस छोटी लड़की को उसके पिता से मिलवाएंगे। तभी अचानक वहां पर हमला हो जाता है। डॉक्टर के लोग वहां आ जाते हैं उस छोटी लड़की को पकड़ने के लिए। इस बार भी ये लोग जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद ये लोग फिर से एक जगह मिलने की कोशिश करते हैं। तभी वहां उस छोटी लड़की का पिता आता है। छोटी लड़की अपने पिता को देखकर उनसे गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन तभी फिर से वहां हमला हो जाता है। डॉक्टर के लोग दोबारा वहां पहुंच जाते हैं। वहां जितने भी लोग होते हैं, ब्लैक फॉक्स के सभी लोगों को डॉक्टर के आदमी गोलियों से भून देते हैं और उस छोटी लड़की के पिता को भी बहुत ही बेरहमी से मार दिया जाता है। तभी वहां डॉक्टर आता है। वह किमाटी के सामने बहुत सारा पैसा डाल देता है और कहता है, तुम ये पैसा ले लो और बदले में उस छोटी लड़की को हमें दे दो। इस पैसे को लेकर तुम अपनी बेटी को स्पेस में ढूंढ लेना। ये कहकर वह एक एक करके सबके सामने पैसा फेंकता है और उस छोटी लड़की को लेकर वहां से चला जाता है। किमाटी कहता है, तुम लोग अपना अपना हिस्सा ले लो, मैं अपना हिस्सा लेकर अपनी बेटी को ढूंढने जा रहा हूँ। कैप्टन जुंग कहता है, जाओ तुम अपनी बेटी को ढूंढो। अब से हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, उस छोटी लड़की को जिंदा बचाना। उसे डॉक्टर के हवाले किसी भी हाल में नहीं करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर एक स्पेस स्टेशन के बीचों बीच होलोग्राम के जरिए आता है। वह वहां मौजूद सभी लोगों को कहता है कि मार्स बिल्कुल तैयार है और कुछ ही दिनों में हम लोग मार्स पर रहने के लिए चले जाएंगे। तभी हमें डॉक्टर के असली मकसद का पता चलता है। वह पहले मार्स को इंसानों के रहने लायक बनाएगा, उसके बाद वह उस छोटी लड़की को मार देगा ताकि धरती पर फिर से पेड़ पौधे उग सकें और धरती पर मौजूद सभी इंसान मर जाएं। इधर हम कैप्टन किमाटी को देखते हैं। वह अपनी छोटी बेटी की यादों का एक बॉक्स खोलता है। उसमें अपनी बेटी के साथ बिताए हुए सारे पल याद करता है। उसे याद आता है कि वह अपनी बेटी से कितना प्यार करता था और कैसे उसकी अपनी गलती की वजह से उसकी बेटी मर गई थी। जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वह वापस आता है। वह अपनी टीम से कहता है, चलो अब हम उस छोटी लड़की को बचाएंगे, हम उसे मरने नहीं देंगे। ये सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। ये लोग जैसे तैसे करके फैक्ट्री के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां वह देखते हैं कि उस छोटी लड़की को एक कुर्सी के साथ बम के पास बांधकर रखा गया है। वह छोटी लड़की को खोल देते हैं और देखते हैं कि बम कुछ ही मिनट में फटने वाला है। कैप्टन किमाटी कहता है, चलो हम यहाँ से दूर निकल जाते हैं, इससे हम सब बच जाएंगे। लेकिन कैप्टन जुंग कहता है, इस बम की पावर इतनी ज्यादा है कि यह लगभग 5000 किलोमीटर के रेडियस में मौजूद सारे नैनोबॉट्स को खत्म कर देगा और उस छोटी लड़की के अंदर जितने भी नैनोबॉट्स हैं
वह भी मर जाएंगे। इसके बाद वह फिर से बीमार हो जाएगी। इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि उस छोटी लड़की को 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूर ले जाना होगा। कैप्टन इमरजेंसी कॉल पर आसपास मौजूद सभी लोगों से मदद मांगता है। वह कहता है कि डॉक्टर इस फैक्ट्री को तबाह करना चाहता है और धरती पर मौजूद सभी इंसानों को मारना चाहता है। उनकी इस पुकार को सुनकर बहुत सारे लोग उनकी मदद के लिए आ जाते हैं। वह एक एक करके डॉक्टर के लोगों की स्पेसशिप्स तोड़ने लगते हैं। सब लोग पूरी जान लगा देते हैं ताकि जैसे तैसे करके 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूर निकल पाएं। तभी वहां डॉक्टर की एंट्री होती है। वह बहुत गुस्से में होता है और उसके चेहरे पर अजीब अजीब निशान होते हैं, जैसे मान लो वह कोई मॉन्स्टर हो। वह छोटी लड़की को मारना चाहता है। वह बार बार चिल्लाकर कहता है, उस छोटी लड़की को हमें दे दो वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। डॉक्टर अपनी स्पेसशिप से उन लोगों की स्पेसशिप पर अटैक करता है। वह अपनी स्पेसशिप से बॉक्स को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। तभी कैप्टन किमाटी कहता है, इमरजेंसी बूस्टर ऑन करो। जैसे ही इमरजेंसी बूस्टर ऑन होता है, वह लोग 5000 किलोमीटर के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं। सबको अपनी आंखों के सामने मौत नजर आने लगती है। जब डॉक्टर अपनी स्पेसशिप का पिछला गेट खोलता है तो वह जो देखता है उसे देखकर शॉक हो जाता है। वहां वह छोटी लड़की नहीं होती, वहां होता है एक हाइड्रोजन बम। तभी एक जबरदस्त धमाके के साथ हाइड्रोजन बम ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उस छोटी लड़की की आंखें फिर से चमकने लगती हैं। दूर अंतरिक्ष में जहां ब्लास्ट हुआ था वहां एक लाल रंग की रोशनी जलने लगती है। वह छोटी लड़की 5000 किलोमीटर दूर से नैनोबॉट्स को कंट्रोल करके सबको जैसे तैसे बचा लेती है। उस स्पेसशिप के अंदर मौजूद सभी लोग बच जाते हैं और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।